हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है हमारा जन सुविधाएं। आज के चैप्टर में हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले, जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, वो ये सारे रहेंगे हमारे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना प्रश्न डिस्कस कर लें। पहले आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमेरिकी संविधान एक लचीला संविधान है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान प्रकृति में कठोर है। और तीसरा है, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं 1 और 3, 1 और 2, केवल 3 और 2 और 3। आपको ऑप्शन सही बताना है, कमेंट करिए। इसका मैं आंसर आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा है स्टार्ट होता है चेन्नई में पानी की समस्या को लेकर। इसमें यहाँ पर 4 केसेस अलग दिए हैं, 4 अलग-अलग केसेस दिए हैं, जिसमें 4 अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं ये लोग। पहला जो व्यक्ति है वह है राम गोपाल, जो कि एक सरकारी अफसर है। सरकारी अफसर है इसलिए 24 घंटे पानी की सुविधा उसको प्राप्त है, और जब भी कभी पानी की सुविधा में कमी होती है तो एक कॉल पर टैंकर तुरंत उसके पास आ जाता है। दूसरा व्यक्ति है सुब्रमण्यन, जो कि मैलापुर से है। इसके यहाँ 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है, ठीक है ना। और कुछ जरूरत जो इसकी होती है वह बोरवेल है इसके घर में, तो ये बोरवेल से कुछ खर्चा चला लेता है। लेकिन जो बोरवेल का पानी आ रहा है इसके यहाँ वह है खारा है, इसलिए वह पानी केवल और केवल सफाई और शौचालय में उपयोग हो सकता है। इसीलिए सुब्रमण्यम को कुछ कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसको महीने में 400-500 रुपए, 500-600 रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है टैंकर बुलाने के लिए। साथ ही साथ सुब्रमण्यम ने जल शोधन उपकरण भी अपने यहाँ लगवा रखा। तीसरा इसमें केस है, व्यक्ति है सेवा, जो कि मणिपाकम में रहता है, ठीक है। और इसकी यह समस्या है कि एक बार पानी आएगा 4 दिन में, 4 दिन में एक बार पानी आएगा, और पीने के लिए इसे पानी जो है बाजार से खरीदना पड़ता है। पीने के पानी के लिए बाजार से इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये सेवा की कहानी होगी। एक घरेलू महिला है, घरेलू जो नौकरानी है पद्मा, ये झुग्गियों में रहती है, ठीक है ना। और झुग्गियों में रहने वालों के लिए पानी की समस्या बहुत खराब है। इस झुग्गियों में पानी जो आता है वो एक नल से आता है। एक नल कितने लोगों के लिए है? 30 झुग्गियों के लिए है। और उस नल में जो पानी आएगा वो केवल और केवल 20 मिनट रोज आता है। इस हिसाब से लोगों को 3 बाल्टियां पानी ही मिल पाता है झुग्गियों में रहने वालों के लिए, ठीक है। और गर्मियों में स्थिति इनकी और भी खराब हो जाती, बहुत भयावह स्थिति बन जाती। ये जो है यहाँ पर चेन्नई के लोगों के लिए पानी की जो समस्या है उसकी यहाँ पर कहानी बताई जाती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जो है हम सभी को आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार देता है, और विभिन्न न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, इन्होंने अपने फैसलों में यह बताया है या निर्णय दिया है कि जीवन का अधिकार में पानी का अधिकार भी, राइट टू वाटर शामिल है, ठीक है ना। और राइट टू वाटर कैसा? पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, अफोर्डेबल सस्ता मिलना चाहिए, स्वच्छ मिलना चाहिए, और सभी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। राइट टू वाटर में ये सारी चीजें शामिल है। यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है, भारत में पानी के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ बताया जाता है कि पानी के कारण जो विभिन्न जो बीमारियां होती हैं, जैसे पीलिया हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, इन सभी बीमारियों में भारत जो है अग्रणी देश है। और यहाँ पर 1600 मौतें प्रतिदिन, 1600 मौतें जो है प्रतिदिन होती हैं। और इन मौतों में अधिकतम जो लोग होते हैं जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसीलिए सभी को स्वच्छ और सस्ता और सार्वभौमिक पानी उपलब्ध कराना यह जिम्मेदारी है भारत के लिए, सरकार की। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में एक किसान द्वारा पीआईएल दायर की जाती है, और किसान का कहना है कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जो जलधारा है उसमें विषैले रसायन को छोड़ रही है, जिसके कारण जो है भूमिगत जल दूषित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा, कलेक्टर को आदेश दिया कि सभी को प्रतिदिन 25 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न
मामलों में हमारी जो न्यायपालिका है आदेश देती है कि राइट टू वाटर जो है जीवन का अधिकार है, इसीलिए सभी को यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, सस्ती और सभी स्वच्छ। ठीक है ना? ये हमारा हो गया जीवन के अधिकार के रूप में पानी की बात हो गई। लेकिन हम यदि आपसे पूछें क्या पानी ही एकमात्र जन सुविधा है? इसमें और कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो पानी के अलावा और भी कई सुविधाएं होती हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, बिजली हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया, विद्यालय, कॉलेज हो गया। ये सारी चीजें जन सुविधाओं के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे यदि मैं बिजली की बात करूं, यहाँ पर बात है कि कोई भी जन सुविधा होगी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार जब उसका निर्माण हो गया तो उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे बिजली का उदाहरण यदि मैं दूं, तो एक गांव में यदि बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तो उसका उपयोग सब लोग करेंगे। वहां पर किसान भी अपना उपयोग करेंगे, जल सिंचाई के लिए पंप को चलाएंगे, या फिर किसी इलाके में या किसी गांव में स्कूल खोल दिया गया है तो उसका उपयोग सभी बच्चों के हित में होगा ना, सभी बच्चे वहां पर पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर सेंस यही है कहने का कि कोई भी जन सुविधा जब शुरू होती है तो उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। यहाँ पर जल के बारे में एक संयुक्त राष्ट्र का भी कथन है कि जल का अधिकार का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर में पानी मिलना चाहिए। वही मैंने बात कही थी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल। ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र के कथन में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम ये आगे बढ़े, क्या सरकार की भूमिका यहाँ पर क्या होगी जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए? तो यहाँ पर बात की जाती है कल्याणकारी राज्य की। भाई हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो का उद्देश्य है वह क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा यदि सरकार की जगह, कब बनेगा ये? यदि सरकार की जगह लाभ के उद्देश्य से काम करने वाली निजी कंपनियां जो है जन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी तो कल्याणकारी राज्य का सपना अधूरा रह जाएगा। तो क्या निजी कंपनियों को सारी सुविधाएं जो जन सुविधाएं हैं प्रदान कर देनी चाहिए, उन पर ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? नहीं सौंपनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच के देखिए, निजी कंपनियां जो होती हैं, निजी कंपनियां जो भी होगी वह लाभ के उद्देश्य से काम करेंगी। अब लाभ के उद्देश्य में नाली साफ करने में कौन सा लाभ होता है इन्हें? भाई नाली की सफाई करना एक अलाभकारी काम है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें शिक्षा की, स्कूल या कॉलेज की, तो निजी कंपनियां यहाँ पर अपनी रुचि दिखा सकती हैं। अब समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर एक बात मैं इम्पोर्टेंट ज़रूर आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब निजी कंपनियाँ कोई भी जन सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगी, तो सेवा का जो मूल्य होगा, वह आम जनता के लिए काफ़ी अधिक होगा, जिससे वह क्या हो जाएँगे? वो वंचित रह जाएँगे। क्योंकि देखो, कोई भी काम जब निजी कंपनियाँ करती हैं, तो उसका मूल्य जो है होता बेहतर, अच्छे तरीके से वो सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उसका जो मूल्य होगा, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस वजह से हमारी जो गरीब आम जनता है वह इस सेवा से वंचित हो जाएगी, क्योंकि भाई उनके पास क्या है, भाई गरीबी है, गरीबी के पास उनके पास पैसा इतना है नहीं कि वह उस महंगी सेवाओं को खरीद सकें या उसका लाभ उठा सकें। इसीलिए यदि हम निजी कंपनियों को यह कार्य सौंपें, यह जिम्मेदारी सौंपें जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की, तो निजी कंपनियों कि लाभ की दृष्टि से काम करने की जो प्रकृति है उसके कारण हमारी जो जन सुविधाएं हैं वह सभी व्यक्तियों को सस्ती नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए संविधान चूंकि सभी को जीवन का अधिकार प्रदान करता है, अतः सभी को जन सुविधा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वह किसकी होनी चाहिए? सरकार की ही होनी चाहिए। ये बात यहाँ तक समझ में आई आपको? लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि क्या सरकार की यदि ये सब जन सुविधा उपलब्ध कराने की यदि भूमिका सरकार की ही है, तो सरकार ये सब करेगी कैसे? उसको इतना पैसा कैसे आएगा? उसको पैसा आता है बजट से। बजट चूंकि सरकार पास करेगी, तो प्रत्येक साल का जब बजट पास होता है तो पिछले वर्षों का, लास्ट ईयर का पूरा ब्यौरा होगा, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का ब्यौरा होगा। नेक्स्ट ईयर के ब्यौरे में
यह भी बता दिया जाएगा कि किस काम के लिए कितना पैसा कहाँ से आएगा। ये उसमें बताना होता है सरकार को, बजट के भाषण में वो सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है? तो पैसे की व्यवस्था बजट से हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ पर स्रोत जो होगा, मुख्य जो सोर्स होता है, वह होता है सरकार के लिए टैक्स। साथ ही साथ यदि कोई सरकार द्वारा जन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उस सुविधा के लिए सरकार के द्वारा कुछ मूल्य निर्धारित किया जाता है, कि इतना मिनिमम मूल्य आपको चुकाना है। तो ये जो यहाँ पर मूल्य निर्धारित किया है, तो कुछ पैसा जो फंडिंग है वो यहाँ से भी हो जाती है। इस तरह से सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कुछ बजट से आता है, बजट में कहाँ से? टैक्स से आता है, और कुछ पैसा जो आता है वो सुविधा का मूल्य निर्धारित करने के बाद जो पैसा कलेक्ट होगा वहां से आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जल के अलावा जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, सार्वजनिक परिवहन की जो सुविधा है, वह भी हमारे यहाँ जन सुविधा है। सार्वजनिक परिवहन में हमारी जो सिटी बस हो गई, सिटी बस के अलावा कई जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पर मेट्रो ट्रेन होती है। ठीक है, तो ये भी सुविधाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे कि जीवन के अधिकार में पानी का जो अधिकार है वह शामिल है, लेकिन क्या सभी को पानी मिल रहा है? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं देश में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्या सभी को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधा सभी को मुहैया होनी चाहिए, परंतु ऐसे हकीकत में नहीं होता है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है, क्योंकि पानी की जो उपलब्धता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन कितना खर्च कर सकता है। जो जितना ज्यादा खर्च कर पाएगा उसको अच्छे से पानी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये कड़वी सच्चाई है। इसीलिए यहाँ से समझ में आता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको पानी की सुविधाओं के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, आसानी से पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर पानी की समस्या से संबंधित हमने सारी चीजें डिस्कस करी। अब यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि नगर पालिका जो है वह अपनी जिम्मेदारी में कमजोर साबित हुई। नगर पालिका की जो जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए क्या हम निजी कंपनियों को यह जिम्मेदारी सौंप देते? इससे पहले मैंने देखा, आप शहरों में भी देख सकते हैं कि निजी लोग अपने यहाँ वाटर प्यूरिफायर लगा के इस प्रकार के कैंपर से पानी की सप्लाई करते हैं और उसका एक शुल्क वसूलते हैं। तो क्या निजी कंपनियों के ऐसा ये सारी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। भारत में कुछ ऐसे जल विभाग भी देखे गए, जैसे कि भारत में मुंबई का हो गया जल विभाग या हैदराबाद का, इनका काफी अच्छा काम, आज काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लाभ की स्थिति में है। और मैंने इससे पहले भी बताया कि निजी कंपनियों को क्यों नहीं सौंपना चाहिए ये काम, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, विकल्प कोई नहीं है, विकल्प के लिए गौर किया जा सकता, विचार किया जा सकता है, परंतु ये इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए ये चीज जो है, ये सुविधाओं की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप देनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। यदि मैं इसमें निष्कर्ष की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं पूरे चैप्टर को लेके, तो भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें अधिकारों में शामिल हैं और ये अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अतः सभी तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि स्वच्छता संबंधी जो डेटा एक दिया गया है कि यहाँ तक 68% लोगों तक पेयजल की सुविधाएं हैं, तो भारत में 36% शौचालय की स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों को। इसीलिए यहाँ पर एक सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ काम करता है, जिसने 75,000 सार्वजनिक और 12 लाख निजी का शौचालयों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का समरी जो है कंक्लूड होता है, खत्म होता है। वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या अमेरिकी संविधान लचीला है या ब्रिटिश संविधान प्रकृति में कठोर है, या भारत का संविधान ना तो कठोर है या लचीला है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो,
संविधान जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर, एक होता है लचीला। कठोर का मतलब होता है कि संविधान, ऐसा संविधान जिसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया हो जो कि कठिन हो, ठीक है? और लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए। तो संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? कठोर है, कठिन है तो वह कठोर संविधान होगा। यदि वह संशोधन की प्रक्रिया इजी है, सामान्य बहुमत से संशोधन हो सकता है, तो वह संविधान कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। भारतीय संविधान, देखो यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दें तो कठोर संविधान का उदाहरण है अमेरिकी संविधान, और जो लचीला संविधान का उदाहरण है ब्रिटिश संविधान। लेकिन भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। क्यों? इसको देख लेते हैं। क्योंकि आर्टिकल 368 दो प्रकार से संशोधन की विधि को प्रदान करता है। एक तो होता है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें आधे से अधिक प्लस 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। विशेष बहुमत आप लोग ध्यान से समझिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुल सदस्यों का आधे से अधिक हो और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 हो। ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। इस यदि ये बहुमत मिल जाता है तो कोई भी संविधान का संशोधन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोविजंस जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों का वेरिफिकेशन भी चाहिए पड़ता है। तो यहाँ पर 1/2 और जोड़ दो। ये 2 कंडीशन हो गई, 1/2 प्लस 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन भी जरूरी होता है। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वह संघीय व्यवस्था से संबंधित संशोधन होंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने बता दिया कि भारत का संविधान जहाँ पर एक तो होता है स्पेशल मेजॉरिटी से आसानी से संशोधन हो जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो ना तो लचीला है भारतीय संविधान, ना एकदम कठोर है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप लोग डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।